देखो यार, अगर तुम लोग टेट्सुया नाइटो के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि नाइटो के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू में किसको ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर मेजर अपडेट आ चुकी है। एनजेपीडब्ल्यू का एक बड़ा सुपरस्टार मैपल लीफ रेसलिंग पर डेब्यू करने वाला है, तो वहीं मर्सिडीज मोन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर टिफनी का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल शोज की। बात करें एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल शोज की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में इस साल डेब्यू शो के बाद एईडब्ल्यू फॉरबिडन डोर वीकेंड के अंदर स्कॉटलैंड में उनका डेब्यू शो करेगी। और इसके अलावा एईडब्ल्यू कंपनी ऑफिशियली यहाँ पर इस साल मैक्सिको के अंदर भी डेब्यू करने वाले गए, जहाँ पर एईडब्ल्यू 18 जून के ऊपर मैक्सिको के अंदर उनका ग्रैंड स्लैम मैक्सिको करेगी। और एईडब्ल्यू कंपनी हमें यहाँ पर 18 जून को वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो अरीना मैक्सिको के अंदर से करती हुई दिखाई देगी। और यहीं एईडब्ल्यू के 18 जून के ग्रैंड स्लैम मैक्सिको के अनाउंस होने के बाद अब मैक्सिको के अंदर एईडब्ल्यू के दो और क्रॉस प्रमोशन शो अनाउंस हो चुके गए, और ये दोनों शो भी अरीना मैक्सिको के अंदर होने वाले गए। गाइज यहाँ पर 18 जून को एईडब्ल्यू के एक्सक्लूसिव डेब्यू शो से पहले एईडब्ल्यू कंपनी ट्यूसडे को 17 जून के ऊपर क्रॉस प्रमोशन पेपर व्यू करने वाले गए, जहां पर 17 जून के ऊपर ट्यूसडे को हमें यहां पर एईडब्ल्यू एंड आरओएच वर्सेस सीएमएलएल के बीच में क्रॉस प्रमोशन शो देखने को मिलेगा। और 17 जून के ऊपर ट्यूसडे को हमें यहां पर सीएमएल वर्सेस एईडब्ल्यू एंड आरओएच के बीच में फॉरबिडन डोर टाइप का क्रॉस प्रमोशन देखने को मिलेगा। और जैसे एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के बीच में रसल डायनेस्टी और फॉरबिडन डोर पेपर व्यू होता है, वैसे ही 17 जून के ऊपर अब यहां पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम मैक्सिको से पहले ट्यूसडे को एईडब्ल्यू वर्सेस सीएमएल का क्रॉस प्रमोशन शो होने वाला है। बट गाइज एईडब्ल्यू के 17 जून के इस शो के बाद अगले दिन वेडनेसडे को जहां एईडब्ल्यू कंपनी एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम मैक्सिको करेगी, वहीं उसके 2 दिन बाद एईडब्ल्यू कंपनी 20 जून के ऊपर हमें यहां पर एक और शो के अंदर कोलैबोरेट करते हुए दिखाई देगी, जहां पर एईडब्ल्यू कंपनी 20 जून के ऊपर सीएमएलएल रेसलिंग के फैंटास्टिक मेनिया का हिस्सा होने वाले गए। और एनजेपीडब्ल्यू और सीएमएलएल के सालों तक फैंटास्टिक मेनिया करने के बाद अब इस साल यहां पर सीएमएलएल के फैंटास्टिक मेनिया के अंदर एईडब्ल्यू एनजेपीडब्ल्यू के साथ साथ और भी काफी सारी कंपनीज इन्वॉल्व होने वाले गए। गाइज यहां पर सीएमएलएल ने कंफर्म कर दिया है कि 20 जून को फ्राइडे को अरीना मैक्सिको के अंदर हमें यहां पर अब तक का बिगेस्ट फैंटास्टिक मेनिया देखने को मिलेगा, जहां पर फैंटास्टिक मेनिया के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू वर्सेस एनजेपीडब्ल्यू वर्सेस आरओएच वर्सेस सीएमएलएल वर्सेस रेव प्रो के बीच में क्रॉस प्रमोशन फैंटास्टिक मेनिया देखने को मिलने वाला है। और गाइज 20 जून को सीएमएलएल रेसलिंग जो फैंटास्टिक मेनिया करेगी, उसके ऊपर एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 5 कंपनी इन्वॉल्व होने वाले गए। और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी 17 जून 18 जून और 20 जून के ऊपर बैक टू बैक एक ही हफ्ते में अरीना मैक्सिको में 3 शोज के अंदर इन्वॉल्व होने वाले गए, जिनमें से 18 जून को एईडब्ल्यू कंपनी डायनामाइट ग्रैंड स्लैम एक्सक्लूसिव शो करेगी, तो वहीं 17 जून और 20 जून के ऊपर सीएमएलएल के साथ क्रॉस प्रमोशन शो होने वाला है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी इन तीनों शोज को अरीना मैक्सिको में सोल्ड आउट करके 3 दिनों के अंदर 45,000 क्राउड को अरीना में ला पाती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार मर्सिडीज मोन की। गाइज यहाँ पर ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर सासा बैक मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू के ऊपर आई गए, तब से वो एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन को रूल कर रहे गए। और लगातार एईडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू के अंदर टाइटल्स पर टाइटल जीते जा रहे गए। और यही मर्सिडीज मोन के एईडब्ल्यू को वुमेन डिवीजन को डोमिनेट करने के बाद अब इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई की करंट वुमेन चैंपियन टिफनी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके ड्रीम मैच को लेकर बात की, जहां पर टिफनी का ये कहना है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में जिस रेसलर से ड्रीम मैच लड़ना चाहते गए, वो रेसलर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम ही नहीं करते गए, क्योंकि वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि सासा बैंक एकेए मर्सिडीज मोन है। और टिफनी का ये कहना है कि मर्सिडीज मोन को देखकर टिफनी ने रेसलर बनने का फैसला किया था। और अब जबकि टिफनी फाइनली रेसलिंग बिजनेस में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है, तो वो पर्सनली ये चाहती गए कि आगे चलकर सासा बैंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करे और टिफनी को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सासा बैंक के साथ अल्टीमेट ड्रीम मैच रेसल करने का मौका मिले। और टिफनी ये बिलीव करती गए कि आज नहीं तो कल जब मर्सिडीज मोन का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा, तो वो यहाँ पर उनके होम प्रमोशन पर वापस आने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फैंस को डेफिनेटली मोन वर्सेस टिफनी का मैच देखने को मिलेगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मर्सिडीज मोन के करंट कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल
फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कनाडा की न्यूएस्ट रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग की। बात करें अगर यहाँ पर मैपल लीफ रेसलिंग की तो गाइस ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, मैपल लीफ रेसलिंग के लास्ट शो के ऊपर बैरन कॉर्बिन ने मैपल लीफ रेसलिंग के ऊपर डेब्यू किया था। तो वहीं मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल मैपल लीफ रेसलिंग के अगले शो के ऊपर डेब्यू करने वाले गए और यही मैपल लीफ रेसलिंग के अपकमिंग शो के ऊपर अब यहाँ पर जिंदर महल के अलावा एक और बड़े रेसलर का डेब्यू अनाउंस हो चुका है और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि रेसलिंग बिजनेस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर डेविड फिनले हैं। गाइस यहाँ पर मैपल लीफ रेसलिंग ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 10 मई को मैपल लीफ रेसलिंग के अगले शो के ऊपर NJPW सुपरस्टार एंड बुलेट क्लब के लीडर डेविड फिनले ऑफिशियली मैपल लीफ रेसलिंग पर डेब्यू करेंगे और हमें यहाँ पर 10 मई के ऊपर डेविड फिनले मैपल लीफ रेसलिंग के रिंग में देखने को मिलने वाले गए। और देखना दिलचस्प होगा कि डेविड फिनले के साथ साथ क्या यहाँ पर 10 मई को मैपल लीफ रेसलिंग शो के ऊपर NJPW और बुलेट क्लब का कोई और मेंबर अपीयर होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जापान के बिगेस्ट फ्री एजेंट टेत्सुया नाइटो की। बात करें अगर यहाँ पर टेत्सुया नाइटो की तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेत्सुया नाइटो सालों तक NJPW पर काम करने के बाद अब NJPW कंपनी को लीव करने वाले गए और 4 मई के ऊपर NJPW के रेसलिंग डोंटाकू पेपर व्यू के ऊपर नाइटो NJPW पर उनका आखिरी मैच रेसल करेंगे। और यही नाइटो के NJPW के लीव करने के अनाउंसमेंट के बाद अब जापानीज मीडिया से लेकर अमेरिकन मीडिया तक हर किसी के मन में ये सवाल है कि नाइटो के करियर का अगला चैप्टर क्या होने वाला है। गाइज इस हफ्ते टेत्सुया नाइटो के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रहे गए। गाइज यहाँ पर टोक्यो स्पोर्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टेत्सुया नाइटो के NJPW को लीव करने का मेजर रीजन NJPW में टेत्सुया नाइटो की सैलरी गए। गाइज यहाँ पर न्यू जापान नाइटो को करंटली जो सैलरी दे रही थी NJPW उसी सैलरी के ऊपर नाइटो को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना चाहती थी। बट टेत्सुया नाइटो ने कंपनी को ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि वो यहाँ पर अगर कंपनी के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो उन्हें यहाँ पर पहले के मुकाबले ज़्यादा सैलरी चाहिए। जबकि कंपनी का ये कहना था कि टेत्सुया नाइटो पहले NJPW के लिए जितना ड्रॉ करते थे नाइटो अब यहाँ पर कंपनी के लिए उतना ड्रॉ नहीं करते गए। और कोविड-19 पैंडेमिक के बाद टेत्सुया नाइटो के मर्चेंडाइज सेल के अंदर भी भारी गिरावट आई गई और इसीलिए कंपनी का ये कहना था कि क्योंकि नाइटो पहले के मुकाबले कम ड्रॉ कर रहे गए तो इसीलिए उनकी सैलरी का बढ़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं गए। और गाइस यहाँ पर सैलरी को लेकर कन्फ्लिक्ट होने के बाद नाइटो ने फाइनली डिसाइड किया कि वो अब NJPW के लिए काम नहीं करेंगे। और गाइस सैलरी को लेकर ही टेत्सुया नाइटो ने NJPW को लीव करने का डिसीजन लिया है। और अब जबकि नाइटो सैलरी की वजह से NJPW को लीव कर रहे गए तो ये बात बिल्कुल ही क्लियर है कि NJPW के अलावा जापान में कोई और कंपनी नहीं गए जो नाइटो को NJPW से ज़्यादा सैलरी देकर साइन कर सके। और इसीलिए अब यहाँ पर नाइटो को NJPW से अगर ज़्यादा सैलरी चाहिए तो वो सिर्फ WWE और AEW से ले सकते गए। और अब यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि WWE कंपनी पॉसिबली यहाँ पर नाइटो को साइन कर सकते गए क्योंकि WWE ने 2018 और 2022 दो बार टेत्सुया नाइटो को साइन करने की कोशिश की थी बट नाइटो ने दोनों ही टाइम WWE को रिजेक्ट कर दिया था। और अब जबकि फाइनली नाइटो फ्री एजेंट बन रहे गए तो इस बार WWE कंपनी अगर यहाँ पर नाइटो को साइन करने का ट्राई करती गए तो शायद वो नाइटो को साइन कर सकते गए। बट टेत्सुया नाइटो यहाँ पर USA मूव नहीं करना चाहते गए और क्योंकि WWE कंपनी रेसलर्स को बिना USA लाए साइन नहीं करती गए तो इसीलिए करेंटली इस चीज़ के बहुत ही कम चांसेस है कि नाइटो यहाँ पर WWE को ज्वाइन करेंगे। और अब यहाँ पर WWE के बाद जो दूसरी कंपनी नाइटो को अफोर्ड कर सकती गए वो यहाँ पर AEW रेसलिंग गए। बट गाइस यहाँ पर इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि AEW कंपनी टेत्सुया नाइटो को फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने में इंटरेस्टेड नहीं गए और ओकाडा को रिसेंटली 4.5 मिलियन देकर साइन करने के बाद अब AEW कंपनी नाइटो को इतनी हाई लेवल की सैलरी देकर फुल टाइम रेसलर के तौर पर लाना नहीं चाहती गए। और इसीलिए अगर यहाँ पर नाइटो AEW के ऊपर आते भी है तो नाइटो यहाँ पर पार्ट टाइमर के तौर पर आएंगे और AEW के अंदर नाइटो को फुल टाइम रेसलर के तौर पर साइन नहीं किया जाएगा। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर AEW कंपनी एक बार फिर से बिडिंग वॉर करके नाइटो को भी ओकाडा की तरह हाई सैलरी देकर लाती है या नहीं, या फिर WWE कंपनी फाइनली यहाँ पर तीसरे अटेम्प्ट में नाइटो को साइन कर लेती है। वाल आपको क्या लगता है टेत्सुया नाइटो को कौन सी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।